टू बी कॉन्टिन्यूड द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। जैसे कि मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता चुका हूँ कि द थर्ड लेवल इज़ अ स्टोरी ऑफ टाइम ट्रैवलिंग ड्यू टू 2 ब्लडी वॉर्स। नाउ लेट अस गो थ्रू विद द होल स्टोरी। आइए हम कहानी के चरित्रों और स्थानों के बारे में चर्चा करें। Let us discuss about the characters and places of the story, the third level. Charlie, a 31-year-old man, the protagonist of the story. Louisa, wife of Charlie. Sam Winner, Charlie's friend and a psychiatrist. Grand Central Station, a railway station in New York. Illinois is a state in Midwestern of the United States, also known as the land of Lincoln. Galesburg. Galesburg is a city in Knox County, Illinois, US. न्यूयॉर्क सेंट्रल और हर दूसरे रेलवे स्टेशन जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करेंगे कि एक रेलवे स्टेशन में केवल 2 स्तर हैं। वे रेलवे के समय सारणी की शपथ लेंगे। समय सारणी को रेलवे के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज में माना जाता है। इसे बनाए रखने के लिए हर कोई आगे बढ़ता है, इसलिए इसे रेलवे कर्मचारी द्वारा पवित्र माना जाता है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड will swear on a stack of timetable that there are only 2. But I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. लेकिन मैं कहता हूँ कि एक मंच में 3 स्तर हैं क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर गया हूँ। किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं सोचने लगा कि क्या यह मेरा सपना था, इसलिए मैंने मनोचिकित्सक से भी सलाह ली। मनोचिकित्सक मेरा दोस्त है। मैंने अन्य लोगों से भी इस बारे में बात की। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a walking dream wish fulfillment. He said I was unhappy. मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में अपने मनोचिकित्सक मित्र को तीसरे स्तर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मैं जागते हुए भी सपना देख रहा था और तीसरे स्तर को देखने की मेरी इच्छा पूरी हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मैं इस तरह का सपना देख सकता था। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. उपयुक्त स्पष्टीकरण सुनने के बाद मेरी पत्नी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन मेरे दोस्त ने समझाया कि आधुनिक दुनिया असुरक्षा, भय, युद्ध और आदि से भरी हुई है और मैं ऐसी बुरी भावनाओं से बचना चाहता हूँ और यहाँ से भागना चाहता हूँ। Well, who doesn't? Everybody I know want to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. वास्तव में हर कोई ऐसी बुरी भावनाओं से और ऐसी बुरी जगहों से बचना चाहता है, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर तक कोई नहीं जाता। लेखक यहाँ यह कहना चाहता है कि वे तीसरे स्तर पर जाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक दुनिया से बचना चाहता था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैंने तीसरे स्तर की यात्रा की है। मेरे सभी दोस्त उससे सहमत थे। उन्होंने कहा कि डाक टिकटों को इकट्ठा करने का मेरा शौक भी वास्तविकता से दूर रहने की मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। But that is the reason, he said, and my friend all agreed.
Everything point to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality. उन दिनों दुनिया की स्थिति काफ़ी शांतिपूर्ण थी। मैंने सुना है कि वास्तविकता से दूर भागने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। डाक टिकट का संग्रह मेरे दादाजी द्वारा शुरू किया गया था। लेखक का कहना चाहता है कि स्टैम्प संग्रह के शौक का वास्तविकता से दूर भागने का कोई संबंध नहीं है। Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days from all I hear, and he started my collection. It is a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day cover, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. यह डाक टिकटों का अच्छा संग्रह है। इस पे लगभग हर अमेरिकी अंक है। पहले दिन कवर आदि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटों का संग्रह करते थे। Anyway, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. अब लेखक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर घटनाओं के बारे में वर्णन कर रहा है। गर्मियों के मौसम की एक रात मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। मैं जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से एक लोकल ट्रेन लेने का फैसला किया। मैंने ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया था क्योंकि ट्रेन बस से कम समय लेती है। Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था। मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 वर्ष का साधारण व्यक्ति हूँ। उस दिन मैंने गहरे रंग का सूट पहन रखा था। मैंने फूस से बनी टोपी पहन रखी थी जिसमें एक फैंसी बैंड था। मैंने लगभग 1 दर्जन लोगों को पार किया जो मेरे समान दिखते थे। एंड I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. I turned into the Grand Central Station from Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level where you can take the train like the 20th century. मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं अपनी पत्नी लुइसा से मिलने अपने घर पहुंचना चाहता था। वेंडरबिल्ट से मैंने ग्रैंड सेंट्रल में प्रवेश करने की बारी ली। फिर मैंने पहले स्तर से नीचे चला गया जहां से 20th सेंचुरी के नाम की ट्रेन चलती थी। Then I walked down another flight to the second level where the suburban train leaves from Duckett into an arched doorway heading for the subway and got lost. फिर मैं सीढ़ियों की दूसरी पंक्ति से नीचे चला गया। मैं दूसरे स्तर पर पहुंच गया। इस स्तर से लोकल ट्रेन चलती थी। मैंने अपने सिर को स्थानीय ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक धनुषाकार द्वार में प्रवेश करने के लिए उतरा, लेकिन मैंने अपना रास्ता खो दिया। That is easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई भी आसानी से सही रास्ता भूल सकता है। इस रेलवे स्टेशन में कई बार मैं जा चुका हूँ, लेकिन मुझे हमेशा नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और गलियारे मिलते हैं। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक बार मैं एक सुरंग में घुस गया था। यह लगभग 1 मील लंबी थी। इस सुरंग में होकर मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया।
अगली बार जब मैं दूसरी बार सुरंग से गुजरा तो मैं 46वीं सड़क पर स्थित एक कार्यालय की इमारत में पहुंच गया। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह है। गलियारे, सीढ़ी और सुरंग इनकी जड़ें हैं और ये जड़ें रोज बढ़ रही हैं। संभवतः ऐसी सुरंग है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। यह आम जनता के बीच एक भावना है कि एक सुरंग है जो भूमिगत है और टाइम स्क्वायर तक जाती है और दूसरी सुरंग सेंट्रल पार्क की ओर जा सकती है। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. पिछले कई वर्षों के दौरान बहुत से लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बाहर जा चुके हैं, तो शायद इससे बचने का रास्ता माना जा सकता है। संभवतः यही कारण था कि मैंने सुरंग में प्रवेश किया, लेकिन मैं अपने मनोचिकित्सक मित्र को यह बात नहीं बता सकता। The corridor began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was empty sound of my own footsteps, and I did not pass any soul. जिस गलियारे में मैं चल रहा था वह एक तरफ मुड़कर नीचे की ओर खिसकने लगा। मुझे लगा कि मैं गलत गलियारे या कॉरिडोर में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। मैं केवल अपने पैरों की आवाज़ सुन रहा था। मेरे कदमों की गूंज थी क्योंकि गलियारा खाली था। मैंने गलियारे में किसी को पार नहीं किया था। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. फिर मैंने एक शोर और लोगों की चर्चा सुनी जिसने संकेत दिया कि गलियारे एक खाली जगह पर समाप्त होने वाला था। सुरंग ने बाईं ओर एक तीव्र मोड़ लिया। मैं कुछ सीढ़ियों से नीचे चला गया। मैं सुरंग से बाहर आया और भव्य केंद्र में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच गया। For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. बस एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं दूसरे स्तर पर वापस आ गया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इस स्तर पर कमरे छोटे थे, टिकट काउंटरों की संख्या कम थी, प्लेटफॉर्म की और जाने वाले फाटकों की संख्या कम थी। केंद्र में सूचना बूथ लकड़ी से बना हुआ था और यह पुराना दिख रहा था। सूचना बूथ को पूछताछ खिड़की के रूप में समझा जा सकता है। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The light were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas light. सूचना बूथ पर बैठे व्यक्ति ने आँख के ऊपर हरी टोपी पहनी हुई थी। उनके लंबे काले स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। स्लीव प्रोटेक्टर आस्तीन की रक्षा करने के लिए पहले ज़माने पे इस्तेमाल किए जाते थे। रोशनी मंद थी और टिमटिमा रही थी। तब मुझे समझ आया कि रोशनी क्यों टिमटिमा रही थी। जो लैंप हवा से सुरक्षा के बगैर गैस से चलने वाले बर्नर प्रकार के थे। There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. फर्श पर रखे गए थूकदान पीतल के बने हुए थे। मंच की दूसरी तरफ से आ रहा प्रकाश की एक फ्लैश ने मेरी आंखों पर वार किया। एक आदमी अपनी शर्ट के सामने की जेब से अपनी सोने की घड़ी निकाल रहा है।
उन्होंने घड़ी के कवर को खोला समय देखने के लिए, घड़ी पर ध्यान दिया और गुस्से में चेहरा बनाया। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890. Something I never saw so many beard, sideburns and fancy mustaches in my life. उन्होंने डर्बी हैट एक प्रकार की टोपी पहन रखी थी। उन्होंने कोट में 4 बटन और छोटे फ्लैप थे। उनके पास एक बड़ी काली मूंछ थी जो कि हैंडल के आकार की थी। जब मैंने स्टेशन के चारों ओर देखा तो मैंने देखा कि सभी के कपड़े 1890 के दशक के थे। मैंने अपने जीवन में इतने दाढ़ी और मूंछों के विभिन्न शैलियों को कभी नहीं देखा था। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high button shoes. Back of her, out of the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. प्लेटफॉर्म के एक गेट से एक महिला आई। उसने एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनी थी जिसे लेग ऑफ मटन कहा जाता था। उसकी स्कर्ट उसके जूतों तक थी। जूते टखनों के ऊपर फैले हुए थे और बड़े बटन थे। उसके पीछे रेलवे ट्रैक पर मैं ट्रेन का इंजन देख सकता था। यह एक छोटा इंजन था जिसे कुरियर और आइव्स द्वारा निर्मित किया गया था। फनल के आकार का था। And then I knew. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the World, and the World hasn't been published for years. और तब मैं समझ गया था कि मैंने उस समय में वापस यात्रा की थी। इसके बारे में सुनिश्चित करने के लिए मैं एक व्यक्ति के पास गया जो अखबार बेच रहा था। मैंने फर्श पर ढेर लगे अखबार को देखा। व्यक्ति खड़ा था। अखबार का नाम द वर्ल्ड था। यह अखबार कई साल पहले प्रकाशित होता था। The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. समाचार पत्र में मुख्य लेख अखबार के पहले पन्ने से राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में था जो मेरे पास आया था कि तारीख 11 जून 1894 की थी। I turned toward the ticket windows knowing that here on the 3rd level at Grand Center I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. मैं टिकट खिड़कियों पर गया। मुझे पता था कि 3रे स्तर में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी टिकट खरीद सकता हूँ। यह वर्ष 1894 था। मैं इलिनॉइस राज्य के गेल्सबर्ग शहर जाने के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था अपने और अपनी पत्नी लुइसा के लिए। Have you ever been there? It is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. क्या आप उस शहर में गए हैं? आज भी यह खूबसूरत शहर है। इसमें बड़े फार्म हाउस, विशाल लॉन और बहुत बड़े पेड़ हैं। इन पेड़ों की शाखाएं आकाश में अच्छी ऊंचाइयों पर मिलती हैं। ये शाखाएं सड़कों पर छत का निर्माण करती हैं। इसलिए सड़कें पेड़ों की शाखाओं से ढकी होती हैं और इनमें एक छाया होती है। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat on their lawn, the men smoking cigar and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful wood. 1894 में गर्मियों की शाम बहुत लंबी होती थी। लोग उनके लॉन में बैठते थे। पुरुष चुपचाप बैठकर सिगार पीते थे। महिलाओं को गर्मी के खिलाफ मदद करने के लिए एक ताड़ के पत्ते के हाथ के पंखों को घुमाया करती थी। चारों तरफ जुगनू घूमते थे।
और वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. प्रथम विश्व युद्ध इस तारीख से 20 साल और दूसरे विश्व युद्ध 40 साल दूर था और मैंने इलिनॉइस राज्य के गेल्सबर्ग शहर के लिए 2 टिकटें मांगे थे। Clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. क्लर्क ने किराया का हिसाब लगाया। उसने टोपी पर मेरे फैंसी बैंड को देखा। उसने ऐसी टोपी पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने किराए का हिसाब लगाया। मेरे पास एक तरफ की यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे थे। मैंने पैसे गिने और क्लर्क को दिए। वह मेरी तरफ देखने लगा। He nodded at the bill. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice but jail even in 1894. क्लर्क ने करेंसी नोटों को देखा। उन्होंने बताया कि ये नोट स्वीकार्य नहीं थे और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत दूर नहीं जा सकोगे। आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर उसने दराज को अपने पास देखा। दराज में नोट पुरानी शैली के थे। उन नोटों का आकार आजकल हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले नोटों के आकार का लगभग 1.5 गुना था। वे विभिन्न प्रकार के थे। मैं पीछे मुड़ गया और जल्दी से स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ तक कि 1894 के दौरान जेल की हालत खराब थी। And that was that. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old-style currency. That really worried my psychiatrist friend. और वह स्टेशन की अब तक की कहानी थी। मैं उसी रास्ते से संभवतः स्टेशन में वापस आया। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय मैंने बैंक से $300 वापस ले लिए। यह मेरे पास सारे पैसे मौजूद थे। इस पैसे से मैंने पुरानी करेंसी खरीदी और यह मेरे मनोचिकित्सक मित्र की चिंता का कारण था। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894, but I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough. कोई भी सिक्का व्यापारी से पुरानी मुद्रा खरीद सकता था, लेकिन पुरानी मुद्रा खरीदने के लिए किसी को अधिक भुगतान करना होगा। $300 की नई मुद्रा पुरानी मुद्रा के 200 मुद्रा के बराबर थी, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। 1894 में अंडों की कीमत 13 सेंट प्रति दर्जन थी। ये बहुत सस्ते थे, लेकिन उसके बाद कई बार मैंने उस कॉरिडोर का पता लगाने की कोशिश की जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर की ओर जाता है, लेकिन मैं उस गलियारे का पता नहीं लगा सका। Louisa was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the 3rd level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. जब मैंने पूरी घटना सुनाई तो लुइसा को मेरी बहुत चिंता थी। उसने मुझे फिर से तीसरे तल की खोज ना करने की सलाह दी। कुछ देर बाद मैंने खोजना बंद कर दिया। मैंने स्टैम्प कलेक्शन के अपने शौक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। But now we are both looking every weekend because now we have proof that the 3rd level is still there. My friend Sam Winner disappeared. लेकिन अब हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त, ने वीकेंड के दौरान तीसरे स्तर की खोज शुरू कर दी थी।
हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब हमारे पास यह सबूत था कि तीसरा स्तर मौजूद था। मेरा दोस्त सैम वेनर गायब हो गया था। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to the school there and he always said he liked the sound of the place and that is where he is all right in 1894. किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ गया, लेकिन मुझे संदेह था। सैम एक शहरी बच्चा था, शहर में रहता था और शहर के जीवन से प्यार करता था। मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है। उसने मुझे बताया कि उसे जगह पसंद है और मुझे संदेह है कि वह 1894 के समय में ही गया है। Because one night, fussing with the stamp collection, I found, well, do you know what our first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale, and the postmaster proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank papers in the envelope. एक दिन मैं डाक टिकटों के अपने संग्रह को देख रहा था। क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब एक स्टैम्प जारी किया जाता है तो स्टैम्प कलेक्टर पहले दिन कुछ डाक टिकट खरीदते हैं। वे एक लिफाफे पर मोहर लगाते हैं और खुद को लिफाफा भेजते हैं। डाकघर की मोहर यह साबित करती है कि यह स्टैम्प जारी करने के पहले दिन भेजा गया था। इस तरह के कवर को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। वह लिफाफा कभी नहीं खोला जाता है। लिफाफे में एक कोरा कागज होता है। That night among my oldest first day cover, I found one that should not have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said. उस रात मैंने सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर में एक विशेष लिफाफे को देखा। वह कवर वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां था। किसी ने मेरे दादाजी को उनके घर के पते पर भेजा था, जो गेल्सबर्ग में था। मैंने लिफाफे पर दिए गए पते से इसे समझा। And it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I did not remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. लिफाफे पर डाकघर की मोहर जुलाई 1894 की थी, लेकिन मुझे याद नहीं था कि पहले लिफाफा देखा था। स्टैम्प पर मूल्य 6 सेंट था। इसका रंग सुस्त भूरा था और उस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर थी। जाहिर है, जब लिफाफा मेरे दादा के पास आया तो उन्होंने इसे अपने संग्रह में रखा था। मैंने लिफाफा खोला। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रीड। अंदर का कागज खाली नहीं था। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been here 2 weeks. And right now, down the street at Delhi's, someone is playing a piano. And they are all out on the front porch singing, Seeing Nellie Home. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. यह लेखक को संबोधित पता था। प्रेषक का पता इलिनॉइस का है। 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। आशा है कि आप ठीक हैं। मुझे विश्वास होने लगा है कि आप सही थे। मैंने तीसरा स्तर पा लिया है। मैं पिछले 2 सप्ताह से यहाँ सड़क पर हूँ, जिसे डेलीज कहा जाता है। कोई पियानो बजा रहा है। हर कोई एक सड़क के किनारे पर है और एक गाना गा रहा है, सीइंग नेली होम। मुझे नींबू के रस की पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है। चार्ली और लुइसा, आपको यहाँ आना चाहिए। तीसरे तल
खोजने तक खोज जारी रखें। कृपया मुझे विश्वास दिलाएं कि प्रयास करना अच्छा है। पत्र सैम द्वारा साइन किया हुआ था। वह लेखक का दोस्त था। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him in a nice little hay, feed and grain business. He always said that is why he really wished he could do. And he certainly cannot go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business? Why, Sam was my psychiatrist. मैं स्टैम्प और सिक्के खरीदने की दुकान पर गया। मुझे पता चला कि सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा खरीदी थी। यह धन घास और अनाज के कारोबार को शुरू करने के लिए काफी था। वह हमेशा इस व्यवसाय को करना चाहता था। 1894 में इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में मनोचिकित्सक होने के अपने व्यवसाय को शुरू करने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस समय कोई भी मनोचिकित्सक को नहीं जानता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुजी की पोटली। द नेक्स्ट स्टोरी विल बी द एनिमी, रिटन बाय अ फेमस अमेरिकन राइटर पर्ल एस बाक।